डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में हम लोग करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 2 सॉल्यूशन से। क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए सेशन होगा 2022 से 23। इस सेशन के बच्चों के लिए क्लास 12 से सॉल्यूशन से कौन सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कैसे क्वेश्चंस अराइज किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसका आंसर कैसे आपको करना है, वो सब देखेंगे। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई होगी और आप इसमें कॉन्सेप्ट भी समझते चले जाएंगे, आपको रटने की कतई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बात हुई। यहाँ पे देखिए, और एक बात बता दूं आप लोगों को, जो जिन्हें पता है, सभी बच्चों को पता ही है, अब तक तो पता चल गया है सभी को कि चैप्टर 2 से ही स्टार्ट है। क्लास 12 का जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो चैप्टर 2 से ही स्टार्ट हुआ है। सॉलिड स्टेट को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है इस बार के लिए, इसलिए यहीं से हम लोग का स्टार्ट होता है। यानी कि आज जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये पहला चैप्टर है जो कि आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में फॉर दिस सेशन 2020 से 23 सेशन के लिए मैं बता रही हूँ। आगे भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, हर एक चैप्टर के अलग अलग पर्टिकुलर वीडियोज आएंगे। जहाँ न्यूमेरिकल के वीडियोज की नीड होगी वहाँ न्यूमेरिकल के सेपरेट वीडियोज में डालूंगी। जैसे यहाँ मैं सॉल्यूशन का थ्योरी पढ़ाऊंगी आपको, और इसके जस्ट बाद आपको न्यूमेरिकल का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, सॉल्यूशन से जैसा किस तरीके का न्यूमेरिकल अराइज हो सकता है वो सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो न्यूमेरिकल के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा सॉल्यूशन का, यहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिया है मैंने। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन किया है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन। ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप एंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है। ये छोटा चीज़ है, बेसिक चीज़ है, तो चैप्टर के स्टार्ट का चीज़ है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। अगर इन केस क्वेश्चन आ गया तो बहुत ईजी हो जाता है लिखना। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब होता है जो ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द हर एक प्लेस पर आपका क्या हो, उसका कंपोजिशन सेम होता है। यानी कंपोजिशन से मीनिंग क्या हुआ, वो जिससे मिलकर बना है, जिस चीज से मिलकर बना है, दैट इज कंपोजिशन। और वो कंपोजिशन अगर थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। टू और मोर देन टू कंपोनेंट का देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो 3 टाइप सॉल्यूशन में क्या हुआ, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन हो जाएगा एंड सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो गैसियस सॉल्यूशन क्या हुआ, देखिए सॉल्यूशन को जब भी डिफाइन करते हैं ना तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट करते हैं, यानी सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है, तो जैसे क्या है, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज गैस इज कॉल्ड गैसियस सॉल्यूशन। यदि सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्वेंट आप लिक्विड लिख देंगे तो लिक्विड हो जाएगा सॉल्यूशन आपका। और सॉल्वेंट अगर सॉलिड हो जाएगा तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो यही आपको एक बार ही खाली एक लाइन पढ़ना है, उसका समझ जाएंगे आप। The solution in which the solvent is a gas called gaseous solution. In this solution the solute may be liquid, solid और gas। सॉल्वेंट तो फिक्स हो गया कि गैस है, अब उसमें जो सॉल्यूट डालते हैं ना वो क्या हो सकता है आपका, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हालांकि आप लोग सभी को पता है, बट यहाँ जानिए कि सॉल्यूशन जो तैयार होता है वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनाता है क्या, सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो होता है इसका जो क्वांटिटी होता है लेस क्वांटिटी होता है, इसकी जो मात्रा होती है क्वांटिटी लेस, आप ध्यान रखिएगा, इसका क्वांटिटी लेस होता है, ये ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर किसी की मात्रा अधिक है दैट इज सॉल्वेंट एंड अदर इज सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लोग का। तो देखिए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये सिर्फ जो ये अभी जो आपको दिखा दिया बता दिया, तो बस ध्यान रखिए सॉल्वेंट गैस हो गया, बाकी सॉल्यूट लिक्विड गैस सॉलिड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन में जस्ट वही हो जाएगा, द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अ लिक्विड, द सॉल्यूट इज इन दिस सॉल्यूशन मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड सेम है, सिर्फ आपको ध्यान रखना सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन वाटर। उसके सॉलिड सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अ सॉलिड एंड सॉल्यूट इज मे बी गैस, लिक्विड और सॉलिड।
एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर इन गोल्ड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये समझ गए आप, इसमें एक ही गैसेस सॉल्यूशन जिस समय मैंने आपको पढ़ा दिया, आप लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन के लिए खुद रेडी हो गए बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आप ये थ्योरी नहीं समझेंगे न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा कहीं कभी भी आपके सॉल्यूशन से रिलेटेड, इसलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे ही मैंने रखा है इसे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने कोशिश की है कि स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाए, इसलिए क्योंकि बहुत मतलब पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा बच्चों। मैंने बहुत लंबा समय लिया है इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए कि हाँ कौन सा क्वेश्चन जाएगा सही, तो आप लोग उसको देखें और खुद समझेंगे आप कि हाँ इसमें मेहनत की गई है क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के पीछे, कुछ भी ऐसे ही सारा उठा के नहीं लिखा है मैंने। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो पहला है मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी, मास परसेंटेज। ठीक है, तो सबको एक एक बारी समझिए, ध्यान से समझिएगा। मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, क्योंकि इसका नीड है आगे थ्योरी में, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मोल फ्रैक्शन का मतलब है इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जिस किसी का भी आपको मोल फ्रैक्शन बताना है उसका नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ भी मिला हुआ है, हमने यहाँ लिया कि मान लीजिए सॉल्यूशन के अंदर ए और प्लस बी मिला हुआ है, तो N1 मान लो कि मोल्स ऑफ ए है, N2 मान लो कि मोल्स ऑफ बी है। तो अगर हमें कहना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए x1 इक्वल्स टू N1 बटे N1 प्लस N2। तो मोल फ्रैक्शन को कैपिटल एक्स या एक्स से दिखाइए, कोई गलत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं आपको कैपिटल एक्स दिखेगा, कहीं स्मॉल एक्स भी लिखते हैं लोग, तो उससे कोई परेशानी आपको नहीं है। सिर्फ ये जान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन को एक्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ देखिए कोई डेफिनेशन क्या कहता है कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर कर दीजिए और टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो गया, क्योंकि मोल हमने माना है N1, तो यहाँ ऊपर N1 और नीचे N1 प्लस N2, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है, अगर 3 रहता तो N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाता। बात समझ गए आप। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हुआ, x2 इक्वल्स टू N2 बाई N1 प्लस N2, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या माना है, N2 माना है, तो N2 ऊपर, जिसका निकालना है ना मोल फ्रैक्शन उसका मोल ऊपर कर दो, उसका मोल ऊपर कर दो। हाँ, और उसके बाद क्या करो कि N1 प्लस N2 यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल से यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से डिवाइड कर दो, दैट इज मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि N जो मोल आप देख रहे हैं N, इसको आप लिख के रख लीजिएगा। N बराबर होता है यानी मोल बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। कहीं पे निकालना हो जाए आपको नंबर ऑफ मोल्स तो वहाँ आपके लिए काम आ जाएगा, ये क्लास 11th में पढ़ना था। ठीक है, तो ये जो है हमारा, इसको एकदम ऐसे घेर के रख लेना, क्योंकि याद रखने के लिए ठीक रहता है। नंबर ऑफ मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो हम लोग जो वेट दिया रहता है, गिवन वेट जो होता है, वेट आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए गिवन, जो वेट गिवन होता है अब बटे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब हो गया कि आपका मॉलिक्यूल जो दे रखा है उसका वेट। मान लो कि 10 ग्राम CH4 का मोल बोलेगा, 10 ग्राम CH4 का मोल बोलेगा, तो NCH4 यानी मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, गिवन वेट 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना 12 और 4, कार्बन का 12 होता है ना और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 16 हो गया ना। इसी तरह से होता है, समझ गए आप। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे आप समझ गए कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना होता तो कैसे निकालना होता, ऐसे निकालना होता। ओके, क्लियर। चलिए इसको जरूर से नोट करके लिख लेना, क्योंकि बहुत यूजफुल है, ये बहुत लंबे समय तक आपके काम आएगा बच्चों, ट्रस्ट में। इस बात को ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ मोल्स तो कितनी बार आपको आएगा आपके लाइफ में, कितना एग्जाम अभी आप दोगे, इंजीनियरिंग का दोगे, मेडिकल का दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, उसमें बहुत यूजफुल होता है और बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको जरूर से लिख लेना इसको, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या नोट करके मैंने लिखा है। मोल फ्रैक्शन x1 प्लस x2, यानी कि जब दो मोल फ्रैक्शन आपने निकाले, जितने भी मैंने निकाले, यहाँ पे मैंने 2 निकाला, 2 को ऐड किया, 3 निकालोगे, 3 को ऐड करना। तो किसी भी मोल फ्रैक्शन, कितने भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन को ऐड करो, होगा उसका इक्वल्स टू कितना, 1 ही होगा। यानी 4 5 6 7 8 कितना भी मोल फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो वो ऑलवेज कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ
कंपोनेंट्स इक्वल टू ऑलवेज 1, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये एमसीक्यूज, अब क्या एमसीक्यूज अलग से थोड़ी आते हैं, टॉपिक से ही तो आते हैं ना। तो आपने जैसे मेरी बात सुनी कि अच्छा मोल फ्रैक्शन मैम ने कहा है कितना भी ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, बस हो गया, मोल फ्रैक्शन ऐड होगा तो 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। इसलिए कहीं कहीं पे आप देखोगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहाँ पे देख लो, यहाँ जैसे ये तो फिक्स हो गया ना, इसको देखो यहाँ ये फिक्स हो गया कि x1 प्लस x2 बराबर 1, तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना कि x1 बराबर कितना 1 माइनस x2, ये बोल सकते हैं। चाहे ये भी बोल सकते हैं कि x2 बराबर 1 माइनस x1, क्लियर, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। जब ये फिक्स है तो हम लोग x1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग को x2 का वैल्यू निकालना और x1 मालूम हो तो निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इससे दो फॉर्मूला और एक्स्ट्रा निकल के आता है। इसका इस्तेमाल आप देखेंगे राउल्स लॉ के अंदर, इसलिए इसको ध्यान रखिए। मोल फ्रैक्शन का बहुत इस्तेमाल है, ध्यान में रखिए, न्यूमेरिकल बनाते वक्त भी बहुत काम आता है। तो देखिए, और सेकेंड हमारा था क्या, देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया है मोल्स, अरे वाह, मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए काम। पहले मोल्स एन ऑफ ए, वेट ऑफ ए गिवन मॉलिकुलर वेट ऑफ ए लिख ही दिया था मैंने। मुझे जब मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए ये सब ना, तो मुझे पूरा ध्यान रहता है आप लोगों का कि मेरे बच्चों को कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई थ्योरी में प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे पढ़ाने के बाद एटलीस्ट इतना तो मेरे बच्चे के पास होना चाहिए कि वो कुछ भी बनाने के लिए रेडी रहें। तो ये मैंने लिखा था, तो चलिए यहाँ पे बता ही दिया है, बताऊंगी नहीं ज़्यादा, बस आप इसको निकाल लो। 5 ग्राम H2O का मोल्स निकालना है तो NH2O निकालोगे आप, NH2O तो कितना हो जाएगा हमारा 5 ग्राम वेट गिवन है, और H2O के लिए कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 और 1 ऑक्सीजन के लिए 16, तो हो गया 5/18। अब इसको आप निकाल लो तो जो भी होगा वो आपका मोल हो जाएगा, मोल ऑफ वाटर हो जाएगा, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर मोलैलिटी था, मोलैलिटी 2 वर्ड आता है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो ध्यान रखिएगा, मोलैलिटी को स्मॉल m से और मोलैरिटी को m से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं m दे रखा होगा न्यूमेरिकल के अंदर तो आप समझ जाना कि वो मोलैलिटी दे रखा है, अगर कैपिटल M दे रखा है यानी कि मोलैरिटी दे रखा है, ठीक है, क्लियर। अब चलो, मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। यूनिट होता है मोल्स पर केजी, और इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है, इसको लिख के रखिएगा। ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलता है कहीं पे। तो m बराबर W/m इंटू 1000, और कैपिटल W यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन होता है, जो दिया रहता है, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या हुआ कि ये देखो, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो उसे क्या कहते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व होता है दैट इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ग्राम सॉल्वेंट दे दिया जाए या 1 kg आपको सॉल्वेंट दे दिया जाए, इसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा डिजॉल्व, दैट इज मोलैलिटी। ये सब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के लिए यूज किया गया टर्म है बच्चों। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि मोलैलिटी से करो, फ्रैक्शन ये मोलैरिटी से करो, नॉर्मेलिटी जो कि अभी तो नहीं पढ़ना है आप लोगों को, मोलैरिटी से करो, मास परसेंट से करो। ये सब क्या है, ये सब जो होता है ना सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताने के काम आता है कि मेरा सॉल्यूशन कितना ताकतवर है, यानी उसमें कितना सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला गया है। बात समझ में आ गई आपके। अब आइए मोलैरिटी को देख लेते हैं। मोलैरिटी कहता है, देखिए थोड़ा सा का फर्क होगा सिर्फ, देखिएगा द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक सेम दिख रहा है ना, डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस क्या देखा आपने फर्क, यहाँ पर लीटर बोला, वहाँ 1000 ग्राम या 1 kg बोला था, पर केजी, ठीक है, वहाँ केजी था, यहाँ लीटर है। बस इतना ही का फर्क है, और इसी फर्क से बहुत फर्क पड़ जाता है बातों में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अराइज होते हैं कि विच वन इज मोर इफेक्टिव, मोलैलिटी और मोलैरिटी, दोनों में ज़्यादा कौन यूजफुल है, ये भी पूछा जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में कौन ज़्यादा यूजफुल है। तो इन दोनों के लिए आप ये जान लीजिए कि मोलैलिटी जो होता है ना वो ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें मास है जो वेरी नहीं करता है टेम्परेचर पे, जबकि आपका यहाँ मोलैरिटी में क्या होता है कि पर लीटर वॉल्यूम की बात करी जाती है।
तो वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो जब आप स्ट्रेंथ देखते हैं मोलैरिटी के ये में तो उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, बात आई समझ में। जबकि मोलैलिटी में वो चीज़ नहीं, क्योंकि मिसिंग है, यहाँ तो है ही नहीं टेम्परेचर का कुछ, तो इसलिए वहाँ पे नहीं इफेक्ट पड़ता है। इसी रीजन से मोलैलिटी मोर प्रिफरेबल देन मोलैरिटी हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखो, तो इसी तरीके से आप चाहोगे लिखना तो आप देखो कैसे लिखोगे। m इक्वल्स टू W/m, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000, ये लीटर में है, वॉल्यूम में है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, 1000 का कर दिया गया तो ये ml में हो गया, एक रहता तो लीटर हो जाता, कोई फर्क नहीं। ठीक है, बस समझना, ये सॉल्व न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये यूज करते हैं। जब न्यूमेरिकल में मोलैरिटी निकालना होता है ना, उस टाइम इस फॉर्मूला पे पुट करके फटाक से निकल जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स लिखा, जो वॉल्यूम दिया हुआ है ml में ही जनरली दिया रहता है, तो वॉल्यूम इन ml लिखा और यहाँ 1000 लिख दिया और पता कर लिया कि 1000 कैसे होता है। एक एक नियम से क्या होगा, 1000 में इतना तो एक में कितना और इतना में कितना, वही फॉर्मूला है ये। बात आ रही समझ में। 1000 में मान लो n है तो एक में कितना होगा, तो 500 ml में कितना होगा, तो उसी फॉर्मूले को इस तरह से एग्रीगेट करके एक लिखा गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बातें आपको देखिए, कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कॉन्सेप्ट के साथ ही समझाऊंगी आप लोगों को, तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी ही होगी, तो ध्यान से सुनिए। क्योंकि देखिए, वीडियो छोटी करने के चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती जो मेरे मन में ही रह जाती हैं, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बता, ये अच्छा ये करें, ये छोड़ो, अच्छा बाद में ये वो, ऐसा हो जाता है समटाइम मेरे साथ। तो मैंने आज सोचा कि मेरे बच्चों ने कहा है मैम वीडियो लंबी करो तो करो बट कॉन्सेप्ट पूरी दिया करो, तो बस इसी काम में जुटी हूँ मैं आज कि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट दूंगी। तो बस उसी के हिसाब से यहाँ लिखा गया है। ठीक है, आप समझ गए, उतना लिखना नहीं है आपको, बस बता दिया। ठीक है, यूनिट हो गया मोल पर लीटर। ठीक, जहाँ W क्या है, स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, और m बराबर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर। अब आइए मास परसेंटेज पे आते हैं। तो मास परसेंटेज था 4th नंबर पे, तो नाम से ही क्लियर है मास परसेंटेज, जिसमें कि परसेंटेज की बात करी जाएगी। इन केस ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड द परसेंटेज बाय वेट मीन्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है क्या कि जब सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड हो जाएगा तो सॉलिड का होगा क्या, सॉलिड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि मास परसेंट में बता सकते हैं सॉल्यूट का। तो द परसेंटेज बाय वेट मीन्स अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम में आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम में कितना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज योर मास परसेंट। क्लियर। 100 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना सॉल्यूट है इन ग्राम, उसे कहते हैं मास परसेंट। तो वेट परसेंट क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बटे वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट ले लिया ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे कर दिया और उसको डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा आपका, है ना, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाय वेट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मार्क कीजिएगा, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 10 ग्राम ऑफ शुगर हैज बीन डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। वहाँ पे टोटल सॉल्यूशन दे रखा है कितना, सॉल्यूशन दे रखा है कितना 100 और 10 ग्राम हो गया सॉल्यूट। तो जब आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दोगे तो 90 आएगा माइनस करने से, और यही 90 ना आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम हो गया। यानी 90 ग्राम सॉल्वेंट में 10 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व है, टोटल मिल के कितना हो गया है 100 ग्राम सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस किया है आपसे कि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तो वहाँ दिया रहेगा तो सॉल्वेंट का निकालना रहेगा आपको वेट, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट निकलेगा तब वहाँ पे आप सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे, तो सॉल्वेंट का वेट गिवन नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा कि मास परसेंट है तो 100 तो सॉल्यूशन का है, 100 ओवरऑल, 100 क्या हुआ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है उसको हटाएंगे तो सॉल्वेंट हमारा निकल कर बाहर आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से समझना है। देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है आपके लिए
इसको आप कर सकते हैं वेट ऑफ देखिए परसेंटेज W/W लिखने का मतलब है स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है और कैपिटल W जो है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, इसे सॉल्यूशन लिखिएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया कैपिटल W माइनस स्मॉल w। ठीक है, उसी तरह से अगर देखिए दिया हो परसेंटेज W/V तो W हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और V हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से भी दिया रहता है। हालांकि ये मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे, आपको सिर्फ ये ही पढ़ना है क्लास 12th के अंदर। ये वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हैं जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग W/W आपको जानना है, W/V भी जानना। मैंने सिर्फ चूंकि ये पढ़ा रही थी तो यहाँ पे बता दिया आपको कि ये ऊपर जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट होता है और नीचे जो कुछ भी दे रखा है, अगर W दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन है, V दे रखा है यानी कि आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, नीचे सॉल्यूशन का रहेगा। बस ये चीज़ समझाना था आपको। समझ गए आप लोग? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान रखिए परसेंटेज जैसे ही ये W/V हुआ तो ऊपर तो सॉल्यूट ही रहेगा, नीचे आपका सॉल्यूशन होगा। अब इस वॉल्यूम को हम लोग वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम लोगों के पास डेंसिटी का पता होता है तो वो डिपेंड करेगा हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। उन सब के लिए इनकी तैयारी आप दिमाग में रखें, क्योंकि मैंने यहाँ न्यूमेरिकल नहीं बताया आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल में अलग से बताऊंगी आपको, एक अलग सेपरेट वीडियो बनेगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन के अंदर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आता ही आता है CBSE बोर्ड में, बिहार बोर्ड में, कहीं भी आता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, ना कि नेचर पे डिपेंड करे। ये हो गया मोटा मोटा एग्जाम्पल डेफिनेशन। अब आप देख लो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स entirely upon the number of solute particle molecules or ions। मॉलिक्यूल्स और आयन कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स contained in a non volume of given solvent and not on the nature of solute are called colligative properties। बस आपको जो मैं स्टार्टिंग में कहा कि आपके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे नहीं डिपेंड करता है। तो दैट इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही अप्लीकेबल है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है। अब आप सोचोगे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा अधिक और सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम होती है, तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाता है। उसी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूट का मात्रा। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर में जो पढ़ेंगे ना हम लोग, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही सारा पढ़ाई है। सॉल्यूशन में जो आप पढ़ रहे हैं ना सॉल्यूशन, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है एक्चुअली। ठीक है, आपको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पे नहीं पढ़ना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वैसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इससे आप इतना क्वेश्चन कर सकते हो ना बच्चों। अब आपसे पूछ देगा, जैसे यहाँ 4 प्रॉपर्टी मैंने लिखा है ना, तो पूछेगा एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाई, ऑस्मेटिक प्रेशर के लिए भी वाई लगा के पूछ देगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे आपके सामने आएगा क्वेश्चन, आपको दिया रहेगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कैसे स्टेटमेंट दो इसके लिए, क्या प्रूफ दो इसके लिए। तो कहने का मतलब, आपको प्रूफ का मतलब क्या है, वहाँ आपको प्रूफ क्या कुछ करना नहीं है, आपको लिखना होता है कि वी नो दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट पार्टिकल्स not on the nature of solute particle, that is called colligative property, and we know that this property is also depends on number of solute particles, that therefore it is a colligative property। बात आई समझ में? ऐसे आपको उसको ये करना है, खुद से उसको तैयार करना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टीचर आपको हो सकता है कि वहाँ पे नहीं पढ़ाया गया हो, बट
थ्योरी जो आपको पढ़ाई जाती है उसमें क्या होता है कि उससे आप खुद उसको रिलेट कर सकते हो, खुद से उसको लिख सकते हो। ओके, क्लियर। चलिए, अभी आपके पास टाइम है इसलिए इतना बोल रही हूँ कि आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करो, 100% के लिए प्रिपरेशन करो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे रह गया क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, यही 4 है आपका। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 4 लिया है मैंने, व्हाट हैपेंस टू द वेपर प्रेशर व्हेन अ वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का। द डिजॉल्व सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब आपसे कहा क्या कि वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट होता है जब उसमें आपने वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व किया है और जब उसमें आपने सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल लिया। तो सबसे पहले जरूरी है कि वेपर प्रेशर को आप समझ लें क्या होता है। तो वेपर प्रेशर है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर प्रेजेंट अबव द लिक्विड। मतलब एक लिक्विड लीजिए, इसको बंद करके बर्तन में रखिए, तो जब ये लिक्विड का वेपर बनेगा, लिक्विड से वेपर बनेगा, तो ये वेपर जो ऊपर लिक्विड के ऊपर जो वेपर बना, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, समझ गए। अब सुनिए, समझिए कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट। क्यों? क्योंकि समझना है इसको। देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में भी फिगर दे रखा है कि मान लीजिए ऐसे लिक्विड हो गया, इसमें जब आपने सॉल्यूट डाला, तो देखिए जो ब्लू से करूंगी ये सॉल्यूट है और जिसको ब्लैक से करूंगी समझना ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ब्लू ब्लैक तो एक ही जैसा हो गया, नहीं रेड से करो। ठीक है, तो आपका समझना है आपको कि दो डिफरेंट कलर से करने के पीछे रीजन मैं बताती हूँ आपको क्या है कि, ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो दो तरह का सॉल्यूट, दो तरह का लिया मैंने, तो ब्लू रेड रेड कर दो ऐसे, और यहाँ ब्लू 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 कर दो। हाँ, तो देखिए अगर मेरा सॉल्यूट जो है वोलाटाइल है, तो यहाँ जो सरफेस ऑफ लिक्विड है इस पर अगर वोलाटाइल सॉल्यूट है तो वो भी स्केप करेगा, वेपर में जाएगा। अगर वोलाटाइल है तो जाएगा। जगह तो यहाँ लिया सॉल्यूट के साथ, सॉल्वेंट के साथ जब सॉल्यूट को आपने मिला दिया तो यहाँ पे जगह उसने भी लिया, सॉल्यूट ने भी लिया। अगर सॉल्यूट वोलाटाइल है तो वो वेपर बनाएगा, और वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों ही वेपर बनेगा और दोनों से प्रेशर एग्जॉर्ट होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज व्हेन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ये आप समझ गए। उसी तरीके से अगर इन केस आपने क्या किया कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है। अब मेरा सॉल्वेंट आ रहा है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो नॉन वोलाटाइल भी डालोगे तो आपका सॉल्वेंट सॉल्यूट तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना, नॉन वोलाटाइल है। अब जगह देखो, यहाँ से जब वेपर बनना है तो नॉन वोलाटाइल का वेपर नहीं बनेगा, नॉन वोलाटाइल का वेपर नहीं बनेगा। सिर्फ किसका बनेगा, जो वोलाटाइल नेचर का है वो जाएगा ऊपर, प्रेशर बनेगा। वोलाटाइल है वो प्रेशर वो वेपर बन के ऊपर जाएगा, वही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इस केस में क्या होगा कि चूंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जाएगा नहीं ऊपर, जगह ले रखा है, इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे घट जाएगा, घट जाएगा। यानी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वेपर बनना ही कम हो जाएगा, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जगह को अक्वायर करेगा वोलाटाइल सॉल्वेंट का और एस्केप नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा वेपर बन के। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। जबकि वोलाटाइल सॉल्यूट लेंगे तो हमारा दोनों ही वोलाटाइल है, लिक्विड भी, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी, तो दोनों मिलके वेपर बनाएगा, वेपर में जाएगा और प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। तो मेरे दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन लिक्विड तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। द डिजॉल्व सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। और ये आपको बता रही हूँ अभी बच्चों, इसके आगे जितने क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी उसमें इस थ्योरी का इतना इस्तेमाल है कि ये चीज़ आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो इसको रिमाइंड कीजिए, फिर से पीछे जाइए और इसको फिर से सुनिए कि क्या समझाया गया आपको। वो बस छोटा सा, मतलब एक लाइन में अगर समझना है तो सिर्फ इतना ही समझिए। अगर दोनों के दोनों वोलाटाइल है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है सॉल्यूशन में, अगर दोनों वोलाटाइल है तो वेपर में दोनों जाएगा,
दोनों जाएगा, तो वो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब अगर सॉल्वेंट तो हमारा वोलाटाइल है, बट सॉल्यूट अगर वोलाटाइल नहीं है, इन दैट केस क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा वेपर बनाने। सॉल्यूट तो उस जगह को, जिसको नहीं कहते हैं सब गुड़ गोबर कर देना, वो कर देगा, वो जगह तो ले लेगा बट जाएगा नहीं वेपर में, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। अब इस थ्योरी का देखिएगा इस्तेमाल आगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपको वहाँ बताया उसे मैंने यहाँ लिख दिया है, इसलिए आपको लिखना होगा। तो यहाँ तक मैंने इस वीडियो को आपको शो कर दिया कि इसे आप लिख लेना, ठीक है। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, ठीक है। अब आप चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ? राउल्ट्स जो है केमिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नेम है, उन्हीं के नाम पे दिया गया, उनको ऑनर दिया गया है, उनके लॉ को उन्हीं के नाम पे पुकारा जाता है, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब ये राउल्ट्स लॉ होता क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ों को एक ही जगह हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये 3 मार्क्स 5 मार्क्स किसी में भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि वो कैसे पूछेगा। कुछ अटैच करके पूछेगा तो 5 मार्क्स पूछ देगा, और ऐसे पूछेगा तो 3 मार्क्स का पूछेगा, ओके। तो चलिए राउल्ट्स लॉ पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट है ना, of solution at any temperature is equal to the product of the vapor pressure of pure component and mole fraction of component in the solution, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, इसको आपको एज इट इज लिखना है, इसमें चेंज नहीं लाना है आपको, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट, कोई भी वोलाटाइल कंपोनेंट होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल नहीं लिखा गया है, वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो वोलाटाइल कंपोनेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट का अर्थ हो गया जब वो अकेला था, जब उसमें सॉल्वेंट था, सिर्फ उसमें आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया था, तो वो प्योर था, ठीक है। तो प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन, अभी पढ़ा है आपने पीछे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे मैंने लिया कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। मान लो 2 लिक्विड्स को हमने मर्ज किया है, ए और बी ले लिया, हाँ। तो देखिए एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ, एक्स ए से रिप्रेजेंट किया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है, इसको स्मॉल पी ही समझना है आपको। पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहा, देखिए अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं राउल्ट्स लॉ क्या कहा कि आपका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, देखिए याद करना कैसे होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गिवन दैट कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात। पी ए यहाँ लिया, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिया, तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, और पी ए नॉट जो आप देख रहे हैं इसे पी ए नॉट बोलते हैं पढ़ने की भाषा में। तो पी ए नॉट मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए हो गया, प्योर ए, ठीक है। उसी तरह से पी बी एक्स बी इंटू पी बी नॉट, तो वेयर पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, पी बी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी। क्लियर, इतना तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। तो देखिए, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंपोजिशन इज गिवन कैसे, पी टी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, यानी पी ए और पी बी को ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो पी ए और पी बी किसके बराबर है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। तो पी टी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एक्स ए पी ए नॉट प्लस, देखिए जस्ट अभी यूज आ गया आपके सामने, मोल फ्रैक्शन पढ़ा के आई हूँ पीछे से, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो एक्स ए के जगह 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, या एक्स बी के जगह हम 1 माइनस एक्स ए भी लिख सकते हैं। तो बस वही लिख दिया है यहाँ पे, एक्स ए पी ए नॉट प्लस 1
माइनस एक्स ए पी बी नॉट। अब आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इसे। अगर इसे बढ़ाने की इच्छा है तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। वो क्या मेहनत है देख लीजिए। ऐसा पी ए नॉट, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको इससे करोगे ना, इससे तो पी बी नॉट हो जाएगा माइनस एक्स ए पी बी नॉट। अब एक्स ए और एक्स ए को एक जगह कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, है ना। तो बस वही एक्स ए कॉमन हो जाएगा और कुछ बड़ा बात नहीं हो जाएगा। तो देखिए एक्स ए पी ए नॉट माइनस एक्स ए पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट, और उसके आगे देख लो यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, एक्स ए को कॉमन ले लेंगे और हो गया पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। ये हो गया, बस ऐसे ही होता है, मतलब कुछ मेहनत नहीं है, ये मैथमेटिक्स था। ये हम लोग क्यों करते हैं उसका बताती हूँ कारण, कि जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज हो जाता है। वहाँ पे क्या होगा कि आपने दिया रहेगा प्योर कंपोनेंट का पूरा पूरा दिया रहेगा, तो इसी का अप्लाई करके आप मोल फ्रैक्शन पता कर सकते हो ना। इसी वजह से ऐसे भी पता होना चाहिए, मतलब ये किया, इसको अपने से सॉल्व करके ये कर लो, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है ना। चलिए लिमिटेशंस ऑफ राउल्स लॉ पे आते हैं। तो देखिए लिमिटेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा लिमिटेशन है, इट इज़ एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन ऑफ ओनली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज ओनली टू सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएटेड इन सॉल्यूशन। बहुत अच्छा बात है, ध्यान रखिएगा। पहला तो लिमिटेशन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही काम करता है राउल्स लॉ, और दूसरी बात ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट पे काम करेगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि ब्रेकेबल नहीं होना चाहिए, आपका जो सॉल्यूट होना चाहिए वो वोलाटाइल होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का अलग बात होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है उसको आयन में टूटना नहीं चाहिए और जुड़ना नहीं चाहिए, यानी डिसोसिएशन या एसोसिएशन उसका नहीं होना चाहिए, तभी ये राउल्स लॉ लगेगा, अदरवाइज ये राउल्स लॉ नहीं लगेगा। और ये जो वर्ड आपने अभी सुना डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि अरे भैया ये हो जाएगा, तब कैसे निकालेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया, देन क्या करेंगे हम लोग। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आए एक वेंट हॉफ साहब, उनको उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। वेंट हॉफ फैक्टर के नाम से उन्होंने दिया कुछ और कहा कि अगर आपने वेंट हॉफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू दे देगा, जो कि आगे क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगी। बस यहाँ पे इसलिए शब्द बोल दिया कि इसका भी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आगे है बच्चों, इसी सॉल्यूशन चैप्टर में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 5, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 5 एक दूसरे का ये है, भाई भाई है, इसीलिए मैंने जो जस्ट उसके बाद ही इसे मेंशन कर दिया ताकि आपके समझने में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट हेनरीज लॉ, बड़ा अच्छा होता है ना सुनने में, हेनरीज लॉ। स्टेट हेनरीज लॉ मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ क्या कहते हैं, देखिए, इट स्टेट्स दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे कोई बात नहीं कर रहा था, तो हेनरीज साहब ने किया उस बात को, ठीक है। Solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Further, mole fraction of the gas in solution is proportional to the partial pressure of the gas. यानी देखिए ओवरऑल इन्होंने कहा कि जो solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas, ठीक है। या इसको दूसरी तरीके से उन्होंने कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो गैस है उसका जो मोल फ्रैक्शन है इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना, KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो देखिए ये KH है, एक्चुअली पहले क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस proportional to mole fraction of gas in solution, mole fraction of gas in solution ये है। इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा के KH लिखा गया, ठीक है, ये बात ऐसा कुछ, ठीक है, ये है ना। तो ऐसा है, तो ये KH जो है यही आपका हेनरीज कांस्टेंट है, जो कि डिफरेंट गैसों के लिए डिफरेंट होता है, फिक्स नहीं होता है। आपके प्लांक्स कांस्टेंट की तरह नहीं है कि फिक्स है, या फ्राडे लॉ के फ्राडे कांस्टेंट की तरह नहीं है कि फिक्स हो गया, फिक्स नहीं है, ये आपका वेरी करता है, ये चेंज करता है, या डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट हो सकता है। मिलिए, समझ में आ गई बात आपके क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, तब आप ये लिखेंगे कि इक्वल्स टू दे के KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वेयर KH इज
हेनरीज कांस्टेंट। तो देखिए P equals to KH into X, where KH Henry is constant. Different gases have different KH values at the same temperature. This suggests that KH is a function of nature of gas. Nature of gas पे डिपेंड करता है, ये सेम नहीं होता है, हर गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। एप्लीकेशन इसका देखिए, टू इंक्रीज, जो आप लोग सोडा वाटर पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, अगर हेनरी साहब का लॉ नहीं आता तो मुश्किल हो जाता पीना, इसलिए समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल इज सील्डेड अंडर द हाई प्रेशर। इसलिए ना कभी कभी आप उसको बहुत हिला डुला के खोलते हैं तो झाग जैसा निकल जाता है बाहर, है ना, इसीलिए उसको बहुत कामली खोलना पड़ता है उसके ढक्कन को, है ना। तो CO2 उसमें डिसोल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एट द सेम प्रेशर। अगर प्रेशर सेम है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटता है। और यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो आगे मैं उस क्वेश्चन को मैंने रखा है आपके लिए, कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो समर सीजन की अपेक्षा विंटर सीजन में पानी के अंदर अच्छा महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं। क्यों? तो इसी से आता है उसका आंसर कि टेम्परेचर जब बढ़ता है, आपने देखा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो डिजॉल्व गैस वहाँ क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसकी वजह से उनको समर सीजन में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए नाक निकाल के, मतलब मछलियाँ बाहर आके थोड़ा सा अपना ऑक्सीजन लेके फिर अंदर चली जाती हैं, ऐसा बात है। लेकिन विंटर सीजन में क्या होता है, चूंकि आपका टेम्परेचर लो होता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, जिसके कारण वो कंफर्टेबली अंदर ही अपने ब्रीदिंग करते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो उसी जगह पे इसी आंसर को लिखेंगे। तो बस ये भी आपको याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ता है, इंक्रीजेज विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यानी आप ऐसे बोल सकते हैं इसमें, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ता है जब टेम्परेचर घटता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाता है। क्लियर? ये बातें, ये इसको ऐसे याद रख लेना, आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे अपना लोग का हेनरीज लॉ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिया है, डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड व्हाट आर द वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो टर्म कॉन्सेंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। आगे मैंने आपको समझाया था, यहाँ क्वेश्चन भी ले लिया है आपके लिए। तो वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है, परसेंटेज है, ग्राम पर लीटर है, मोलरिटी है, मोलालिटी है, नॉर्मेलिटी, चूंकि है तो मैंने यहाँ लिख दिया है, पढ़ना नहीं था आपको, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ABCDEFG, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, परसेंटेज दिखाने के, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शो करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका रहता है परसेंटेज, ग्राम लीटर, मोलरिटी और मोलालिटी, और एक मोल फ्रैक्शन। ये तो ये दो को छोड़ दीजिए आप, ये जो बाकी टिक मैंने किया है ये पढ़ना बहुत निहायत ज़रूरी है आपको, जो मैंने आपको आगे पढ़ा भी दिया है। तो आपने समझ लिया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और उसको कितने तरीके से आप दिखा सकते हो। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब बात सॉल्यूशन की हो और आइडियल और नॉन आइडियल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? An ideal solution is formed from two liquids only when they obey Raoult's law, ठीक है। और डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, और D द वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर आइडेंटिकल। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो सॉल्यूशन को आप आइडियल सॉल्यूशन आप किसी को तभी कह सकते हैं जब वो ओबे करे राउल्स लॉ को, जो राउल्स लॉ अभी जस्ट पढ़ाया आपने, ठीक है पीछे। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो वो जो रूल है ना, उसको जो फॉलो करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ जब दो लिक्विड को आप मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ना टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना टेम्परेचर घटना चाहिए। ये जो होता है डेल्टा H, इसको चेंज इन इंथैल्पी कहते हैं, चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी यानी कि हीट,
ठीक है। तो चेंज इन इंथैल्पी यानी हीट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, एकदम जीरो होना चाहिए। और साथ ही साथ चेंज इन वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए, यानी जब आपने दो को मिक्स किया ना तो वॉल्यूम में बढ़ना घटना नहीं होना चाहिए। अब ये कैसे होगा वो आगे देखेंगे, अब जब आप दूसरा मिक्सचर पढ़ेंगे। अभी जस्ट जैसे जैसे जो मैं सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ आपको, जैसे मैंने ये बताया, अब आगे चल के बताऊंगी कि नॉन आइडियल और आइडियल होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। और वेरियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर आइडेंटिकल, यानी कहने का मतलब हुआ कि जब दो लिक्विड आप ले रहे हैं तो उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा ना, जो अलग अलग फोर्सेज लगेंगे वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ओबियस है, आइडियल होने के लिए सारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होना चाहिए वो सेम होगा, तभी कोई वेरिएशन नहीं होगा, अदरवाइज वेरिएशन दिखेगा ही दिखेगा। और जैसे ही वेरिएशन हुआ नॉन आइडियल हो जाता है। जब इतना रूल को फॉलो कर लिया आइडियल, नहीं किया नॉन आइडियल। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, गिव द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखते जाइए फटाक फटाक से, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन कर लीजिएगा। उसके बाद कीजिएगा, आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय लिक्विड्स विच हैव सेम सिमिलर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटीज, ठीक है, ये समझ गए। स्ट्रक्चर भी सिमिलर होना चाहिए, पोलैरिटी, उसका जो पोलैरिटी डिफरेंस हो ना वो भी सेम होना चाहिए, दोनों का जो मिक्स हो रहा है दोनों का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड बाय लिक्विड्स विच आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट और हैव डिफरेंट पोलैरिटीज, डिफरेंट होगा पोलैरिटी उसका। द इंटरएक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द सेम ऑर्डर एज बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स। अनलाइक मतलब हो गया डिफरेंट और लाइक मतलब सेम, जैसे ए बी ए ए, जैसे ए हुआ तो ये लाइक हो गया, ठीक है, समझ लीजिए सिर्फ थोड़ा सा। और अगर ए और बी के बीच हो गया तो अनलाइक हो गया। द इंटरेक्शन बिटवीन अनलाइक मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द दोज बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होगा कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट होगा अनलाइक वाले से, ठीक है। ए का अलग होगा, बी का अलग होगा और ए बी का अलग होगा। जबकि इसके केस में क्या हो जाएगा, ए के बीच जो इंटरफोर्स लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा वो सेम एज होगा ए बी के बीच का, यानी जो लाइक के बीच लगेगा वही अनलाइक के बीच भी लगेगा, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, समझ गए आप, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो। चेंज इन वॉल्यूम अकर्स ऑन मिक्सिंग, यानी कि डेल्टा वी नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो यानी कि कहने का मतलब डेल्टा वी मिक्स या तो ग्रेटर देन जीरो या फिर डेल्टा वी मिक्स लेस देन जीरो, यानी ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव, लेस देन जीरो तो निगेटिव। और यही दोनों की वजह से दो मिक्सचर आपको आगे चल के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नो चेंज इन इंथैल्पी, देख लिया आपने, इंथैल्पी चेंज अकर्स, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स क्या, बड़ा या छोटा, पॉजिटिव या निगेटिव, यही ना। अब देखिए नेक्स्ट है, ईच कंपोनेंट ओबे राउल्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, दे डोंट ओबे राउल्स लॉ। तो हो गया, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे आप डिफरेंस भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इसका, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या लिया है मैंने, वाई डू सर्टेन सॉल्यूशंस शो नॉन आइडियल बिहेवियर विथ पॉजिटिव डेविएशन। जहाँ पॉजिटिव हो गया वो पॉजिटिव हो जाता है, जो निगेटिव शो कर देगा वो निगेटिव डेविएशन हो जाता है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डिस्कस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर फॉर लिक्विड पेयर्स, ठीक है। यानी पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बताइए कि पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा ना कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाए तो ये क्यों और कब होगा, यही आपको बताना है। जैसे ही डेल्टा एच जीरो नहीं हुआ तो नॉन आइडियल तो हो ही गया, ठीक है। तो देखिए नॉन आइडियल की बात होगी तो नॉन आइडियल या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, मान लिया कि ए और बी दो कंपोनेंट हैविंग पॉजिटिव डेविएशन मीन्स ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेज आर लेस देन ए और बी बी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि जो अनलाइक के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो लेस होगा किससे, जो लाइक के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उससे, ठीक है। सोच लीजिए ए बी जो है अट्रैक्टिव फोर्स जो है कम है ए और बी बी के अट्रैक्टिव फोर्स से, सो escaping टेंडेंसी एंड हेंस वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे जब आपने देखिए ये दोनों जब ए का जो फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, बी का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका एस्केपिंग टेंडेंसी जब अलोन था तो कम था, लेकिन जब आप ए बी मिला रहे हैं और अट्रैक्टिव फोर्स इसका लेस है तो इसका एस्केपिंग टेंडेंसी, चूंकि इसका क्या है लेस अट्रैक्टिव फोर्स है, बाइंडिंग कमजोर है, जिसकी वजह से वेपर में ज़्यादा जाएगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, सो एस्केपिंग टेंडेंसी एंड हेंस
वेपर प्रेशर इज ग्रेटर। तो आप समझ रहे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ए बी अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, लेस है, तो यहाँ से ए बी का लेस अट्रैक्टिव फोर्स है, तो वेपर बनेगा ना ज़्यादा, अट्रैक्शन ही कम है, तो जल्दी जल्दी वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्रेटर वेपर प्रेशर होता है उससे ही आपके इस केस का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा। यानी जब मिक्स कीजिएगा तो पॉजिटिव का मतलब है हीट रिलीज होगा, हीट आपको मिलेगा, और वॉल्यूम प्लस का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप समझें कैसे बढ़ जाएगा, देखिए कैसे होता है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से मतलब आपके लिए ये मैंने किया है कि आपको समझा पाऊँ कि ए और बी का अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो समझिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा ना, अट्रैक्टिव फोर्स है तो वॉल्यूम कम है, लेकिन जैसे ही आपने मिक्स किया तो ए और बी का अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो गया, कम है, लूज है, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम है, बाइंडिंग कम है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा और वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा वॉल्यूम। यानी जब आप नॉन आइडियल वैसे सॉल्यूशन को मिलाएंगे जिसमें ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स लेस देन ए और बी होगा, वैसे केस में वॉल्यूम क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम गया ना मिक्स करने के बाद, तो वॉल्यूम बढ़ गया। बात आ गई समझ में आपके। तो यही वजह है, रटना नहीं होता है बच्चों, आप कॉन्सेप्ट के साथ समझोगे ना तो बहुत आसान है। मेरी बात एक बात में हो सकता है कि आपके दिमाग में ना घुसे, एक बार में आप उसको रिपीट करके सुनो फिर से कि क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बोलते वक्त पूरा ध्यान रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं हो। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, तो पूरी तरह से आपके ही ऊपर मेरा कॉन्सेंट्रेशन होता है। समटाइम कुछ इधर उधर हो जाता है समटाइम, तो उसका अफसोस होता है मुझे बाद में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी का अट्रैक्टिव फोर्स कम है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो वॉल्यूम में कम होता है, लेकिन जैसे ही मिक्स किया अट्रैक्टिव फोर्स लूज हो गया तो वॉल्यूम ग्रोथ हो गया। समझ गए, क्लियर हो गया। इसी तरह से निगेटिव वाले में भी होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत आसानी से आप पढ़ लोगे। तो फोर्थ नंबर पे है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब ये देखो क्या होता है, चूंकि वेपर क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो वेपर ज़्यादा बनेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वेपर बनेगा ज़्यादा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक जल्दी पहुंचेगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कमजोर है, कमजोर अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी वेपर बन रहा है। तो ये जल्दी वेपर बनेगा तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो कम ही टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, बात समझ रहे हैं आप, क्या समझाया मैंने। इस वेपर ज़्यादा बन रहा है तो वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जल्दी हो जाएगा, तो कम ही टेम्परेचर पे ये काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है वो बहुत कमज़ोर बॉन्डिंग वाला है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हो जाता है। जो आइडियल सॉल्यूशन होगा, चूंकि आइडियल सॉल्यूशन अलग अलग है तो उसका बाइंडिंग फोर्स ज़्यादा है, तो उसके बाइंडिंग को तोड़ने के लिए पहले टेम्परेचर देंगे, तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर खर्च होगा। इसलिए यहाँ पे आपके इसका जो होता है, इस केस का पॉजिटिव वैल्यू वाले का बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो मैंने तो अपने गले को पूरा दिया है कि मैं आपको समझा सकूं, मतलब मैं एक सांस में आपको समझाया है, ताकि कहीं भी आपको ये नहीं लगे कि ब्रेक कर दिया मैंने कुछ, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके समझ में सब आ जाएगा। और कोशिश यही कर रही हूँ कि आपको रटना ना पड़े, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ऐसा घुसा रहे कि आप फिर मतलब आगे डॉट। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे अब हम लोग उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा बात लिखा होगा, और निगेटिव डेविएशन इज एग्जिबिटेड बाय लिक्विड पेयर फॉर विच ए बी मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर। वहाँ लेस था, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही ज़्यादा हुआ वेपर कम बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना, ठीक है। stronger than AA or BB molecular interaction forces, so escaping tendency and hence vapor pressure is lesser than that of the ideal solution। क्योंकि AB स्ट्रॉन्गर है,
ए भी स्ट्रॉन्गर है, इसको वेपर में जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग के साथ खड़ा है, तो इसलिए इसको वेपर बनने में टाइम लगेगा। तो वेपर प्रेशर इसके केस में क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा देन दैट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो और डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा भी मिक्सिंग निगेटिव हो गया। तो जैसे वहां आपने पॉजिटिव को समझा कि चूंकि उस ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स लेस था तो वहां वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे ए बी का अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग है, ओरिजिनल से स्ट्रांग है, ए बी का स्ट्रांग है, मतलब इंडिविजुअल से स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग का मतलब क्या, वो नजदीक नजदीक आ जाएगा तो वॉल्यूम आपका घट जाएगा। समझ गए। उसी तरह से तो देखिए उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। समझा दिया मैंने कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेपर में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेगा, और वेपर में जब कन्वर्ट लेट से होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, बाइंडिंग फोर्स स्ट्रांग है, ज़्यादा टेम्परेचर जब आप दोगे तभी वो बाइंडिंग टूटेगा और वो वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट होगा और तभी वो इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और तब आपका लिक्विड बॉयल करेगा। इसीलिए क्या हो जाता है हमारा, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच सॉल्यूशन इज हायर हो जाता है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, आपको बताना भूल गई, एग्जाम्पल आपको लिख दिया है। देखिए जैसे H2O C2H5OH डालोगे तो वो क्या शो करेगा, आपको पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है। देखिए जब इंडिविजुअल है, ये सब अपने में आपस में एच बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना। और जब आप इसको मिक्स करते हैं तो इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग, मतलब कंपेयर टू इंडिविजुअल, ठीक है, कंपेयर टू इंडिविजुअल बॉन्डिंग आपका लेस हो जाता है। उसी तरह से एथेनॉल और एसीटोन का भी एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी इसका एग्जाम्पल है, आप लिख लेना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हैं, चाहे H2O HCl को मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या है, चूंकि पोलैरिटी डिफरेंस इन लोग का कम है, जिसकी वजह से H2O और HCl को जब आप मिलाओगे तो स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग बनेगा जब मिलाओगे। ऐसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और HCl भी चूंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हो गया, ये आपका निगेटिव डेविएशन के लिए हो गया, वो आपका पॉजिटिव। निगेटिव डेविएशन देखिए हो रहा है सारा काम इसमें स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका नाम हो गया निगेटिव डेविएशन। सिर्फ किसकी वजह से, क्योंकि जब आप मिक्स करते हैं तो उसका वॉल्यूम घट जाता है, इसलिए इसको निगेटिव बोला गया। इसका डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए इसको कहा क्या, निगेटिव डेविएशन। जबकि इसमें दोनों चीज क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव डेविएशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई शुड द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट फ्रीज एट अ लोअर टेम्परेचर, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू प्रूव योर पॉइंट। दूसरा उसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, सो ग्राफिकली दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी डिप्रेस्ड व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट विल डिजॉल्व इन इट। मतलब आपको ग्राफिकली बता देना है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है किसी सॉल्वेंट में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, डिप्रेस हो जाता है, घट जाता है। तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जाने कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स हैव द सेम वेपर प्रेशर। सेम वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड का होता है, तब कहते हैं उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे कहते हैं उस टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ गए आप, है ना। जैसे लिक्विड में, जैसे मान लीजिए कि आपका जो वाटर है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है कब, जब दोनों का जो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाए, जब वेपर प्रेशर दोनों का बराबर हो जाता है तब। ठीक है, तो देखिए अब आप समझ लीजिए यहाँ पे जो मैंने लिखा है क्या है, वेपर प्रेशर। देखिए आप सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉलिड डाल रहे हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा, वेपर प्रेशर घटेगा। जस्ट पढ़ाया है आपको भी, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 पे था, वेपर प्रेशर घटेगा। हाँ 3 या 4 पे था। तो वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे देखिए, सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि आपने नॉन वोलाटाइल सॉलिड डाला है। द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि वेपर प्रेशर घट गया सॉल्यूशन का, तो उसका टेम्परेचर जिसपे कि उसको फ्रीज करना है वो भी लोअर हो जाएगा दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मान लीजिए यहाँ ग्राफ को समझिए पहले। तो ये ग्राफ बनाया गया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। तो देखिए ये मान लीजिए लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड ही बर्फ नहीं, लिक्विड ही सॉलिड में कन्वर्ट होगा, तो ये लिक्विड आपका सॉल्वेंट है ना। अब ये जो है कन्वर्ट होना शुरू करेगा सॉलिड सॉल्वेंट में। तो जिस पॉइंट पे सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर नॉट वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा सॉल्यूशन के बराबर, तब आपका सॉल्यूशन वहाँ पे फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। आपका सॉल्यूशन क्या करेगा, फ्रीज करेगा।
सॉल्यूशन कब फ्रीज करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो फ्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे आपने सॉल्यूशन में डाला है नॉन वोलाटाइल टाइल सॉल्यूट, तो उसका वेपर प्रेशर गया घट, इसीलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी लोअर हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट TF यहाँ आ गया, सॉल्यूशन का है ये, ठीक है, और यहाँ प्योर सॉल्वेंट का है ये, ठीक है, TF नॉट, ठीक है। तो देखिए TF नॉट ग्रेटर देन TF है, क्योंकि TF यहाँ है, TF नॉट से ज़्यादा, मतलब TF ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा है देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से। तो डिप्रेशन कितना हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF से दिखाते हैं। तो ये कितना हो गया, TF नॉट यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है माइनस TF। तो यही जो निकाला गया ना, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकला। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ दे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, तो सिर्फ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन लिखना और ये लिख देना, बस इतना ही पे रुक जाना। लेकिन अगर थोड़ा सा आगे पूछ दे तो क्या करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M होता है मोलैलिटी, और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो लिखते हैं KF, हटाते हैं तो लिखते हैं KF, ठीक है। तो KF यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। डेफिनेशन आता है 2 मार्क्स में। तो जल्दी ज़्यादातर ये दोनों नाम नहीं देगा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों नाम इसी का है KF का, और ये डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। यानी KF का जो वैल्यू होता है ना, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। बात समझ में आ गई? नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब हो गया हर एक अलग अलग सॉल्वेंट के लिए, हर एक अलग अलग लिक्विड्स के लिए अलग अलग KF का वैल्यू हो, ठीक है। तो वाटर का हम लोग याद रखते हैं, बाकी सबका दिया रहता है, न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो वो दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ मोलैलिटी है, ये जस्ट अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ाया था। तो उस मोलैलिटी को अगर ब्रेक करके लिखेंगे तो वो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू W/M 1000/W, जहाँ हमारा स्मॉल w किसको दिखा रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और M किसको दिखा रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस यही खासियत था इसका कि इसमें वेट ऑफ सॉल्वेंट था। तो इतना आपने जान लिया। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल तब किया जाता है जब सारा वैल्यू दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे है क्या, सॉल्यूट है आपका, बहुत डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम है ना, इसलिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का पता लगा लेते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वाला बात होगा तो उसमें इसका लगा लेंगे फॉर्मूला। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसका भी फॉर्मूला लगता है, और बहुत सारा है। जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं सबका इस्तेमाल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने में किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने समझ लिया। अब देखिए इसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा ये इतना का क्या यूज है, ठीक है। हो गया, आपने देख लिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है। W/M को नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, मोल्स पे डिपेंड करे, तो वो कहलाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो देखिए उसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाई शुड अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बॉयल्स एट हायर टेम्परेचर, ड्रॉ द डायग्राम टू प्रूव योर पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वाला बात हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट वो वैसा टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर ऑफ बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो जब वेपर प्रेशर आपका लिक्विड का इक्वल्स टू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तभी आपके लिक्विड बॉयल करता है। जैसे कि आपने पानी चढ़ाया, बॉयल थोड़ी होता है ना, उसका 100 डिग्री टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, देन आफ्टर वो आपका बॉयल करना स्टार्ट करता है। इसलिए जब ढक्कन डाल के गर्म करते हो, ढक्कन डाल के, है ना, तो ढक्कन डाल के गर्म करने पर जल्दी जल्दी वेपर बनता है और जल्दी से बॉइलिंग हो जाता है। क्लियर, ठीक ना। आगे बढ़िए, देखिए, सिंस on adding non-volatile solute in a solvent gets lowered, this implies that vapor pressure of solution will become equal to atmospheric pressure only at higher temperature, that is it will boil at higher temperature। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ग्राफ आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे बराबर हुआ, सॉल्यूशन का यहाँ बराबर हुआ, तो ओबियस है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा,
प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा। ये जो दिख रहा है डेल्टा टी बी नॉट, ये आपका प्योर हो गया, ये सॉल्यूशन का हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी बी नॉट। तो टी बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, टी बी नॉट प्योर सॉल्वेंट और टी बी सॉल्यूशन का है जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आपने डाल दिया। और उसी तरह से टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो कर रहा है, यानी कितना एलिवेट किया जब आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये बात हो गई। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू एम, तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। जस्ट अभी फ्रीजिंग पॉइंट में आपने पढ़ा, के बी को बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, और के भी आपके नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, के बी भी जैसे आपका के एफ किया था उसी तरह यूनिट ऑफ के बी हो गया केल्विन किलोग्राम पर मोल। एम बराबर आपने जाना कि इतना होता है मोलालिटी, तो के टी बी बराबर आप इतना लिख सकते हैं जहाँ पे डब्ल्यू जो है वेट ऑफ सॉल्यूट, एम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसका भी इस्तेमाल मॉलिकुलर वेट पता करने में किया जाता है, किसका, सॉल्यूट का। तो ये सारे यूजफुल हैं आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, तो इन सब को नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह से दे सकता है सो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों एक ही टाइप से लिखा जाएगा, सिर्फ अगर ये पूछेगा तो इसका काम करना, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो इसका काम करेंगे, बाकी सारा कुछ सिमिलर चलेगा। दिस मीन्स दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन and not on their nature, hence it is a colligative property। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत बारी समझा लिया है आगे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, why do aquatic species feel more comfortable in the lakes in winter than in summer। जस्ट बता दिया था आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, सॉल्युबिलिटी जो था, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस अभी जस्ट पढ़ाया है, गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घट जाता है, इसलिए समर में कंफर्ट नहीं होता है, विंटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही हैं आपके कि नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, व्हाट आर इट्स टाइप। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स विच डिस्टिल विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन इज कॉल्ड एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का मतलब होता है कि वैसा मिक्सचर जो जिसका मतलब जिसको डिस्टिल किया जाए विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आता है। दीज आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये जब भी बनेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनेंगे, यानी पॉजिटिव या निगेटिव डेविएशन वाले से बनेंगे, इसलिए यहाँ पे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो तरह का हो जाएगा, क्योंकि आइडियल है तो 0 हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, दीज आर 2 टाइप्स होंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दैट इज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन इधर ऑफ 2 प्योर कंपोनेंट। यानी जब प्योर कंपोनेंट था आपने उसे मिक्स किया है, तो अगर उस मिक्स वाले पार्ट का, मिक्सचर का या सॉल्यूशन का आपका बॉइलिंग पॉइंट लेस हो जाए, दैट ऑफ इधर ऑफ 2 प्योर कंपोनेंट, दोनों प्योर कंपोनेंट से लेस हो जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम लोग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दिस इज फॉर्म बाय द कंपोजिशन ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फॉर विच वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम। ये किसके द्वारा शो किया जाता है, वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के द्वारा जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं, आपने पीछे पढ़ा है, मैंने आपको हमेशा शुरुआत से ये बात कहती ही आ रही हूँ आपको हमेशा कि पढ़िए ध्यान से, क्योंकि इसका यूज आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो जहाँ आपने पॉजिटिव डेविएशन पढ़ा है उसी के बात है कि जब पॉजिटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन क्यों था, क्योंकि AB का जो अट्रैक्टिव फोर्स था ये लेस था, जिसके कारण वेपर जल्दी बनेगा, और वेपर जल्दी बनेगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को गेन करेगा, और जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर
टेम्परेचर गेन करेगा तो वो बॉयल करेगा जल्दी से, तो इसीलिए इसका नाम है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एक लाइन में समझ गए बात को, इसलिए इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ओके, क्लियर। तो इसका एग्जाम्पल आप देख लें, H2O C2H5OH, जो वहाँ आपने देखा था वही है। मिक्सचर बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर 78.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई और भी एग्जाम्पल आप अपने बुक से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ एक दिखा दिया कि एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे लिखना है आपको। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विथ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दैट इज हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन द ईदर ऑफ टू प्योर कंपोनेंट, दिस इज फॉर्म्ड बाय दैट कंपोजिशन ऑफ नॉन मेटल लिखा गया है, नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन फॉर विच द वेपर प्रेशर इज मिनिमम। वेपर प्रेशर मिनिमम वाले से ये काम करेगा। कैसे, वहाँ पे स्ट्रांग फोर्स हो गया था, ए भी स्ट्रांग हो गया तो वेपर कम बनेगा, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा लिक्विड। दैट इज देयरफॉर इट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम पे बॉयल करेगा। एग्जाम्पल देखिए, H2O 80% और HCl 20% मिक्सचर बॉयल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑफ 108 डिग्री 108.6 डिग्री, ये वाला डिग्री काट दो, ठीक है, सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। समझने में कोई परेशानी, मैंने एक एक बार बोला है, सारी बातों को बार बार रिपीट नहीं किया है ताकि आपके समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम लोग जानेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। 17 नंबर क्वेश्चन मैंने लिया भी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन 2 मार्क्स में आता है इसका डेफिनेशन लिखने के लिए। तो इट इज़ द मेम्ब्रेन विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। यानी अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ये अपने से होकर सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देगा, सॉल्यूट को रोक देगा, तो इसे ही कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अर्थ, इसे हिंदी में अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पर्चमेंट पेपर, सेल वॉल, ये सब नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जबकि इस कॉपर फेरोसाइनाइड या कैल्शियम फॉस्फेट ये आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसे एस, आपको एग्जाम में लिखा हुआ SPM भी आ सकता है, ठीक ना, SPM भी आ सकता है, कैपिटल SPM लिखते हैं तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। और यहाँ पे एकदम नोट करके लिख लीजिएगा कि कॉपर फेरोसाइनाइड जो है फ्रीक्वेंटली यूज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द लैब है, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी आप ये जान लो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो हर एक वस्तु जो अपने से होकर सॉल्वेंट को जाने दे, सॉल्यूट को रोक दे, तो वो आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हुआ। बात आ रही समझ में आपके। जैसे कि ये मान लो कॉपर फेरोसाइनाइड है, ये एक ऐसा लेयर बनाता है जिससे होकर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, सॉल्यूट नहीं होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि वैसी झिल्ली, वैसा वॉल, वैसी चीज़ जिससे होकर सिर्फ सॉल्वेंट पास हो, सॉल्यूट नहीं। तो ये हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे जिसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज इट्स काउज। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या है, तो देखिए ऑस्मोसिस इट इज़ द फेनोमेनन इन विच देयर इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम द सॉल्वेंट to the solution or from less concentrated solution to a more concentrated solution through a semi permeable membrane। ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए कि सेपरेट आपने किया, मान लीजिए ये हमारा बनाया हमने एपरेटस और इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दीजिए आप, ये ठीक है, तो इसमें अगर यहाँ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास करेगा फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, तो ये कहलाता है ऑस्मोसिस। या फिर दो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ले लीजिए जिसमें एक लो कॉन्सेंट्रेशन का होगा और एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का होगा। तो अगर दो सॉल्यूशन है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन का, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन का, तो सॉल्वेंट पास करेगा लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो तब तक पास करेगा जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। ठीक है, ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे ठंडे और गर्म वस्तु को आप एक साथ रखते हैं तो गर्म से ठंडे की ओर तब तक जाता है जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। तो जस्ट वही है ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन याद रखना बहुत ईजी है
कि इसमें जो बताया आपको ध्यान से, इट इज़ द फेनोमेनन इन विच देयर इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन या फिर लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखिए कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखना निहायत जरूरी है, क्योंकि इसके एब्सेंस में काम होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आप देखिए ऑस्मोसिस का रीजन क्या है, काउज क्या है इसका। ऑस्मोसिस अकर्स इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन को इक्वलाइज करने के लिए ऑस्मोसिस होता है। और साथ ही साथ यहाँ जान लीजिए कि ऑस्मोसिस है, इसी वजह से हम लोग जो भी जैसे जो भी बीन्स हैं, जैसे आप छोले खाते हैं, आप चना खाते हैं, आप बीन्स कुछ भी है जिसको भी आप पानी में डालते हैं ताकि वो स्वेल आउट हो जाए, तो वो किस वजह से होता है, ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। क्या होता है, चना है, आपने देखा होगा कि आपने चना को पानी में डाला तो एक लिमिट तक उसका वो स्वेल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत देर तक, अगर 24 घंटे 25 घंटे के लिए आपने पानी में छोड़ रखा है चना को, तो वो ब्लास्ट नहीं कर जाता है, उसमें सॉल्वेंट इतना नहीं चला जाएगा कि वो फट के बाहर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस कहता है कि सॉल्वेंट पास करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो चना हाई कंसंट्रेशन हो गया, पानी आपका लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर गया। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है और ये तभी तक होता है जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होता है। तो जैसे ही आपका चना अपने भर जितना उसका कैपेसिटी है स्वेल होने का, उतना स्वेल हो गया, उसके बाद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास होना बंद हो जाता है। बात आई समझ में आपके? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपको पसंद का खाना है आपका, वो सब ऑस्मोसिस की वजह से है। सोचिए, अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता तो ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस हो गया हमारा। अब इसी ऑस्मोसिस को जब आपने पढ़ लिया, अब आइए ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों कहा आपको कि ऑस्मोसिस के बाद पढ़िएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ना, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कि ऑस्मोसिस हो रहा है यानी सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की जा रहा है, या सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर जा रहा है। इस प्रोसेस को रोकना है तो आपको क्या करना होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना होगा, ताकि दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाए और एक बारी क्या हो जाए, ये प्रोसेस रुक जाए। तो यही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी सॉल्यूशन की तरफ आपको एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना है, जिससे कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाए, सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है वो रुक जाए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बात आई समझ में? जो आपको अभी जस्ट ऑस्मोसिस में पढ़ाया, तो ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। तो जा रहा है सॉल्यूशन की तरफ, तो सॉल्यूशन की तरफ आप प्रेशर को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, है ना। ये मान लीजिए इस तरीके से यहाँ सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है, और ये सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट। तो आप यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट का पास यहाँ से रुक जाए। दैट एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे पाई से दिखाया जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये सब देखा, ऑस्मोसिस के बाद ही पढ़ने से आपको फायदा होगा इसका, ताकि आपको समझ में आ गया। एक लाइन में आप ये भी लिख सकते हो, द प्रेशर एक्सर्टेड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 मैंने लिया है आपके लिए, व्हाट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, जब दो सॉल्यूशन है तो उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे। अ सॉल्यूशन विच हैज़ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू दैट ऑफ अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी वैसे सॉल्यूशन जिसका कि ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे की अपेक्षा आपका लोअर होगा, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक, और ज़्यादा हो जाएगा तो कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। इसी के साथ साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी पूछा जाता है, आगे मिलेगा आपको वो क्वेश्चन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, तो आइसोटोनिक हो गया। अब दो सॉल्यूशन में से किसी एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा और एक का कम है, तो जिसका मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर दूसरे का हायर है तो वो कहलाएगा कंपेयर टू अदर, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर?
आगे बढ़िए। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने ऑस्मोसिस देखा कि सॉल्वेंट से होकर सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, ठीक है, और या फिर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो रिवर्स क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन से सॉल्वेंट निकल कर आपके सॉल्वेंट की ओर ही आएगा, तो उसे हम लोग कह देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा ऑस्मोसिस, ठीक है। व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से इसको पढ़िएगा। अ प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through semi-permeable membrane. Since here the flow of solvent is in the reverse direction, so that it is called reverse osmosis, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर को पीने योग्य बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल होता है। ये बहुत बड़ा यूज है इसका। अब इसे आप समझिए क्या कह रहा है। आपको अभी जस्ट बताया कि ये मान लीजिए कि आपने सेपरेट किया हुआ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्वेंट, ये हमारा सॉल्यूशन। आपने पढ़ा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट की ओर, सॉल्वेंट निकलकर सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस। जैसे ही आपने यहाँ पे प्रेशर लगा दिया कि स्टॉप हो जाए, तो उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही आपने लगाया तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर आना बंद होगा, ये आप समझ गए। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही लगाया ऑस्मोसिस बंद हो गया। लेकिन इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर आपने बढ़ा दिया, मात्रा उसकी बढ़ा दी और ज़्यादा प्रेशर कर दिया, तो उल्टा काम होने लगेगा। जैसे ही यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा तो सॉल्वेंट इससे निकलकर, क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों है, सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूशन से निकलकर सॉल्वेंट की ओर आने लगेगा। यही है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में आ रही है बात क्या है। तो बहुत यूजफुल ये है कि इससे आप ना सी वाटर से क्या करते हैं, सी वाटर में क्या है, सॉल्ट है और वाटर है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो सॉल्ट रह जाता है, सॉल्यूट रह जाता है। सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट के फॉर्म में है, तो सॉल्यूट रह जाता है और सॉल्वेंट आपका निकल कर बाहर आ जाता है, तो वो पीने योग्य पानी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उम्मीद करती हूँ आप समझ गए। सब इंटरकनेक्टेड है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और साथ ही साथ रिवर्स ऑस्मोसिस। जब तक आप ऑस्मोसिस नहीं पढ़ोगे तब तक आप ना ऑस्मोटिक समझ सकते हो, ना रिवर्स ऑस्मोसिस समझ सकते हो, और ना हाइपरटोनिक, ना हाइपोटोनिक, मतलब कुछ भी जिसको शुरुआत ऑस्मोसिस से ही होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये आपने कर लिया, आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने लिया है, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, गिव एग्जांपल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दस सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाता है, इसलिए उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होता है। क्यों, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, मान लीजिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन आगे पीछे रहेगा तब तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक कहलाएगा, लेकिन अगर सेम है तो हमारा आइसोटोनिक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में है कि 0.91% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ ब्लड, ठीक है। यही पानी जो आपको सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है, जब हम लोग को वीकनेस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो जो पानी चढ़ाना जैसे कहते हैं, सलाइन वाटर लगाना कहते हैं, तो वो यही रहता है 0.91% NaCl सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक विथ ब्लड होता है, यानी कि दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। आप कभी भी ऐसा नहीं, मतलब पानी आपके ब्लड में जाएगा, मतलब आपको वो मिलेगा, ऐसा नहीं कि ब्लड निकल के पानी में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। जस्ट ये जो अभी कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई उसको यहाँ क्लियर करूंगी आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन तो पीछे पढ़ा ही दिया है, वो अपना लिख लेना वहाँ से। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए अकॉर्डिंग टू बॉयल्स-बॅण्टऑफ लॉ, द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई of dilute solution is directly proportional to its molar concentration provided temperature is constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पाई जो होगा,
प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये कौन कहता है? बोयल्स-वेंटहॉफ लॉ कहता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पाई प्रोपोर्शनल टू सी, उसी तरह से एट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पाई प्रोपोर्शनल टू टी। जब इन दोनों को मर्ज कर दोगे तो पाई प्रोपोर्शनल टू सी टी हो जाएगा। ठीक है, तो पाई इक्वल्स टू आर सी टी भी इसे लिखा जा सकता है। आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रोपोर्शनल को हटाया तो आर आया, इसे आप लिखेंगे पाई सी आर टी। यही सी जो है, ये जो सी आप देख रहे हैं, ये सी जो है यही कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स से दिखाते हैं, तो मोल्स के लिए एन बाई भी लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, ये जो देख रहे हैं एन बाई भी आप, ये मोलरिटी के लिए हो गया। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, है ना, पढ़ाया है अभी जस्ट आपको मोलरिटी में पीछे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 या 1 पे था, वहाँ 2 पे था, है ना, एन बाई भी। तो सी आप एकदम याद कर लो, सी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ये आपको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी काम आएगा। कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम मोल्स बाई वॉल्यूम, यानी सी बराबर एन बाई भी। एकदम याद कर लो, इसे भूलना नहीं। ठीक है, एकदम आएगा, काम आता है हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी। तो पाई इक्वल्स टू एन बाई भी आर टी आप लिख सकते हैं। ये जो मैंने बताया इसको लिख के रखो, न्यूमेरिकल के समय बहुत बहुत यूजफुल हो जाता है ये सारा का सारा। वहाँ पे होगा क्या, मान लो मोल्स और वॉल्यूम दिया रहेगा तो कॉन्सेंट्रेशन पता कर लेंगे ना, इसलिए ये पता होना चाहिए कि अगर मोल्स और वॉल्यूम दिया है तो कॉन्सेंट्रेशन पता हो जाएगा, क्योंकि ये सी इक्वल्स टू एन बाई भी होता ही है। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब देखिए, अगर हम इसे एक स्टेप आगे ले जाएं तो क्या कर सकते हैं, पाई इक्वल्स टू एन के जगह लिख सकते हैं वेट बटे मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम आर टी। कैपिटल टी भी लिखोगे गलत नहीं है, स्मॉल टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर को कैपिटल टी से भी दिखाते हैं, आप कैपिटल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी ही लिखिए, सी आर टी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये देखा आपने, इस तरीके से हो सकता है क्योंकि n बराबर नंबर ऑफ मोल्स हम बताया हुआ है आपको। तो यहाँ आप देख रहे हैं मॉलिकुलर वेट हो गया, मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी यूज करके, और साथ ही साथ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, न कि उसके नेचर पे। तो जो भी प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड्स करता है, वो क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। देयरफॉर इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने मेंशन नहीं किया होगा अगर, तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार नहीं बताती हूँ मैं। कोई एक क्वेश्चन बता दिया आपको कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों, तो उसके अकॉर्डिंग समझा दिया, तो बस जहाँ भी दूसरा कोई आएगा तो उसके हिसाब से आप लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अब देखिए, एक एबनॉर्मल मोलर मास होता है, जब मॉलिक्यूल आपका डिसोसिएट और एसोसिएट होता है तब एबनॉर्मल की बात की जाती है। इफ द मोलर मास कैलकुलेटेड बाय यूजिंग एनी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टेंड्स टू डिफरेंट देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड मोलर मास, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। यानी मतलब मोलर मास जो आप पता करते हैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो डिफरेंट आता है थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड मास से, जो थ्योरेटिकली पता होता है। जैसे मान लीजिए कि CH4 का है, CH4 का अगर हमें पता है थ्योरेटिकली इसका मास क्या है, 12 + 4 = 16, और अगर इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू पता किया जाए मास, मोलर मास, तो अगर वो डिफरेंट आता है तो वो डिफरेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है। ये जनरली आपका तभी होता है जब आपका जो सॉल्यूट होता है ना वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में हो, यानी कि वो आयन में टूटने वाला हो। ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास आप समझ गए। अब इसी एबनॉर्मल मोलर मास के लिए यहाँ पे एक चीज़ आएगा, व्हाट इज वेंटहॉफ फैक्टर, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यूज कैन इट हैव if in forming the solution the solute molecules undergo dissociation और association। तो वेंटहॉफ फैक्टर जस्ट पहले भी बताया था आपको कि जब आपका मॉलिक्यूल डिसोसिएट और एसोसिएट करेगा तो वहाँ पे आप वेंटहॉफ फैक्टर से परिचित होंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई से इसे इंडिकेट करते हैं, आई बराबर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बटे कैलकुलेटेड वैल्यू, या आप लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, और बटे डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दैट सॉल्यूशन। देखिए जब डिसोसिएशन होगा तो सॉल्यूट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन तो आई ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि जब आई अगर आपने वैल्यू कॉलिगेटिव वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकाला वो ग्रेटर देन 1 आया तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट किया, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा वहाँ पे, तो वैल्यू वेरी कर जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत यूजफुल होता है कि फॉर डिसोसिएशन वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन और लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऑब्जर्व्ड सीपी वैल्यू बी ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा यहाँ से, इसके हिसाब से कि आई ग्रेटर देन 1 है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड सीपी वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल्स टू आई -1 n -1, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ भी रिलेट करता है कौन, वेंट ऑफ फैक्टर। तो सिर्फ फॉर्मूला मैंने यहाँ मेंशन किया है क्योंकि इतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है आपको, बस सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर आपके सिलेबस के अंदर है कि थोड़ा सा वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में जान लीजिए, बस उतना ही आपको इसका पढ़ाई करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं कि मैम आपने सिलेबस से ज़्यादा पढ़ा दिया, एक तो ऐसे ही कष्ट हो रखा है, आप और कष्ट दे रही हैं। तो मैंने बस इसको लिखा है, जिनको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। आपका बस इतना ही से काम है कि डिसोसिएशन होगा तो आई इज़ ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा आई इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एसोसिएशन के लिए आई इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, बस यही लिख दिया है मैंने। 10 ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, ये आपको सिर्फ फॉर्मूले के फॉर्म में है जो आपको ध्यान रखना है ताकि और न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार रहें। ये जो टर्म देख रहे हैं P0 माइनस PS बटे P0 ये कहलाता है, ये P0 का मतलब हो गया वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। तो जो राउल्स लॉ आपने पीछे पढ़ा ना, तो इस टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो इक्वल्स टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, P0 इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, X2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। उसी तरह से ये डेल्टा टीवी बराबर KB इंटू एम जो पीछे पढ़ाया है, इसलिए इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगी, आप बस देख लें। ये हम यहाँ पे मैंने इसको 25 नंबर पे एक जगह पे लिखा था ताकि आपको बताया जा सके कि ये सारे को एक जगह आप भी लिख के रखना ताकि न्यूमेरिकल के समय आपको ढूंढना नहीं पड़े कुछ भी इधर उधर, ठीक है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे फिर डेल्टा TF के लिए भी मैंने लिखा है, तो चूँकि पीछे बता रखा है मैंने इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे हम लोग इसका। 26 नंबर पे देखिए डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KB को कहते हैं ना, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा TV इक्वल्स टू KB इंटू एम होता है, इसलिए KB बराबर डेल्टा TV बाई एम। अब इसको डिफाइन कर लिए, इट इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कैसे डिफाइन किया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये मोलालिटी है ना, तो वही उसी को यहाँ पे लिखा गया। इसी तरह से आप KF का भी लिख सकते हैं, सिर्फ KF में क्या होगा आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलना होगा, इसलिए उस क्वेश्चन को यहाँ मेंशन नहीं किया है मैंने। आने को या तो इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट आएगा या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का पूछ सकता है, लेकिन आप स्टार्ट ऐसे ही करना, ऐसे ही लिखना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इसका बताया, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज डी आइसिंग एजेंट, हाउ डज इट वर्क। देखिए कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड डी आइसिंग एजेंट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट को डी आइसिंग एजेंट कहते हैं बिकॉज इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू सच, ये जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो पढ़ा ना आपने उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि सॉल्ट क्या करता है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कर देता है टू सच एन एक्सटेंट दैट इट डज नॉट फ्रीज टू फॉर्म आइस, हेंस इट इज़ यूज टू क्लियर स्नो फ्रॉम रोड्स, ठीक है। वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करता है, डाउन कर देता है, जिसके कारण वाटर जो है आपका फ्रीज नहीं करता है और आप water to such an extent that it does not freeze to form ice, hence it is used for clear snow from road। यानी ये सीधा से आप जानिए कि आपने जो कॉमन सॉल्ट डाला वो डी आइसिंग एजेंट है क्योंकि वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर देता है, इसलिए उसे डी आइसिंग एजेंट करते हैं और इसका इस्तेमाल रोड पे स्नो हटाने में, जहाँ
आपका जो क्या कहते हैं ठंडा प्रदेश है वहाँ याद इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जो क्वेश्चन है 28 नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया, इस फटाक से आप समझ जाएंगे। When fruits and vegetables that have dried are placed in water they swell and return to original form. Why? ऑस्मोसिस के कारण होता है। तो बस इसको पढ़ लिखना कैसे है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव सेल्स which are semi-permeable. The dried fruits and vegetables have lost water so that their cell contain highly concentrated solution. चूँकि वो वाटर लूज कर देता है ड्राई होने के कारण, ड्राई होने में तो वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वेरी हाई होता है। व्हेन these dried fruits and vegetables soaked in water the process of osmosis start. ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बस इतना आप लिख दोगे कि ऑस्मोसिस स्टार्ट होता है, ऑस्मोसिस होता है एंड दे स्वेल एंड रिटर्न टू ओरिजिनल फॉर्म। तो ये समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। ऑस्मोसिस की वजह से कोई भी ड्राइड चीज़ वाटर में डालने के बाद स्वेल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 भी आप देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विथ 0.91% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये अभी जस्ट पीछे पढ़ा है आपको। What happens if we place blood cells in solution containing 1.2% NaCl solution और दूसरा 0.4% NaCl solution? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ब्लड सेल्स जो होता है वो आइसोटोनिक विथ 0.91% सोडियम क्लोराइड है, लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि ब्लड सेल को किस में डाल दें 0.12% NaCl सॉल्यूशन, मतलब इससे ज़्यादा परसेंट वाले NaCl में डाल दें या इससे कम वाले में। दो ही बात है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की बात होगी। तो देखिए पहले वाले में क्या होगा, सो सुनिएगा। इफ ब्लड सेल्स RBCs blood cells are placed in contact with 1.2% NaCl solution, then osmotic pressure of 1.2% NaCl solution becomes higher than that of RBCs। क्योंकि ये चीज़ हो गया कि 0.91% के साथ ही आइसोटोनिक है तो 1.2 तो ज़्यादा हो जाएगा। Due to which water present inside the cell move into the NaCl solution which result in shrinkage of RBCs। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो RBC में जो वाटर है वो वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और श्रिंकेज ऑफ RBCs हो जाएगा, इसलिए ये सही नहीं है। दूसरी तरफ आप दूसरा जब 0.4% NaCl में डालोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, रिवर्स हो जाएगा ऑस्मोसिस। जो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि क्या होगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर नहीं जाकर सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर जाने लगेगा। तो जस्ट वही होगा यहाँ पे, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर जो आइसोटोनिक प्रेशर है ना उससे कम प्रेशर डालोगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस इफ RBCs आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ 0.4% NaCl सॉल्यूशन which has less osmotic pressure, due to which water moves into the RBCs and they will swell। तो क्या हो जाएगा, आपका उसमें वाटर पास होने लगेगा RBCs में और वो स्वेल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, वाटर RBCs से निकल के बाहर आने लगा तो ये श्रिंकेज हो गया, और दूसरे तरफ क्या हुआ कि RBCs के अंदर जाने लगा वाटर तो वो स्वेल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिख के रखा है, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, तो इसको ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको समझने में कहीं कोई परेशानी हो रही है बातों को, तो जैसे कि एक बार नहीं समझ में आएगा, किसी भी चीज़ को अगर समझना हो, मान लीजिए सारा बात तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके एक बार में समझ में नहीं आएगी आपको, तो उसको रिपीट करके सुनिए, ध्यान से सुनिए, समझिए। प्रोसेस मैंने सब समझा दिया कि ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक होता है, क्या कब कब होता है। तो क्वेश्चन में फिर हम लोग उसको बहुत डिटेल में नहीं देखते हैं, लेकिन चीज़ें आप समझ रहे हैं कि आइसोटोनिक था, अब उससे ज़्यादा में डाल दिया तो क्या होगा, उससे कम में डाल दिया तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 29 टोटल क्वेश्चंस किए हैं, मतलब एक्चुअली कहा जाए तो 28 क्वेश्चंस ही किए हैं। 25 पे जो था वो तो फॉर्मूला ही लिखा था मैंने सिर्फ। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद अब आपके चैप्टर में ऐसा कुछ खास बचा नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे मैंने आपको डाल दिया है यहाँ पे। आगे अगर कुछ क्वेश्चंस वैसे दिखेंगे मुझे कि हाँ ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आगे वीडियोस में इसका दूंगी आप लोगों को सॉल्यूशन का। लेकिन ये तय है कि इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि मैंने सारा फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया,
सब कुछ बता दिया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना होता है, ये सारी बातें अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन के साथ, ताकि जैसे ही वीडियोज आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे समय से देख पाएँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके काम की लगे और आपके दोस्तों के काम की लगे तो दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ढेर सारा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।